हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपको बताऊंगा कि एएलपी और टेक्नीशियन में जो वैकेंसी निकलती है उसमें क्या योग्यता रहती है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी एज लिमिट रहती है और कितने दिनों बाद जो अगली भर्ती आने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं। यह जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है या भारत सरकार रेल मंत्रालय जो सभी बोर्ड मिलकर जारी करते हैं अपनी अपनी खाली वैकेंसी जो जहाँ जहाँ होती जितनी उनको सबको मिलाकर सब एक ही भर्ती बोर्ड द्वारा जो भारत सरकार द्वारा जारी किया उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूं जो 1/2018 के तहत जो उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था है, उसी के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या योग्यता मांगी जाती है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो भारत का नक्शा बनाया गया है इसमें 18 जोन है। 18 जोन में से अलग अलग जितने जोन हैं सब दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं सहायक लोको पायलट एएलपी और टेक्नीशियन के पदों के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन इसका निकाला गया था। यह जो विज्ञापन निकाला गया इसमें भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा यह निकाला गया था। इसमें जो 2 प्रकार के जो इसमें पद हैं वह एएलपी और टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन में कई प्रकार के पद होते हैं, जिसमें एएलपी में जो वेतनमान दिया जाता है वह 7वें वेतन जो केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स होता है स्तर 2 में प्रारंभिक वेतन 19,900 रुपये एवं अन्य स्वीकार भत्ते दिए जाते हैं। इसमें जो आयु होती है वह 18 से जो 28 वर्ष होती है। और जो लोको पायलट में जो चयन प्रक्रिया होती है वह चयन प्रक्रिया होती है इसमें CBT 1 CBT 2 और जो साइको होता है 3 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। और जो टेक्नीशियन होता है उसके लिए 2 चरणों में उसकी प्रक्रिया होती है CBT 1 CBT 2 और जो उसके बाद मेडिकल और DB कराकर इसको ज्वाइनिंग दी जाती है। इसका जो पहला चरण होता है उसमें जो विद्यार्थी बैठते हैं उसमें जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं वह 15 गुना किए जाते हैं। 15 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके उनके मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी होती है उस पर बुलावा पत्र भेजा जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है वह 1/3 रखी जाती है। आप इसमें इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं जो A1 के लिए, B1 के लिए, B2, B और C1 इसमें देख सकते हैं। जो नज़र होती है वो 6/6 और B1 में 6/9 6/12 और B2 में 6/9 6/12 और C1 में 6/12 6/18 चश्मे के साथ, यानी चश्मे C1 में जो होता है वो चश्मे के साथ भी इसमें पास कर दिए जाते हैं। जो चश्मा लगाते हैं उनको भी इसमें लिया जाता है। और आगे देख सकते हैं जो राष्ट्र है वह वही जो भारत का नागरिक अथवा नेपाल का निवासी अथवा भूटान का मूल निवासी अथवा शरणार्थी हो। और जो इसमें एज बात करते हैं एज की, तो इसमें एज लेते हैं 18 से 28 वर्ष। न्यूनतम अतः अधिकतम आयु सीमा सभी अनुसूचित पदों के लिए समान होगी। और जो आरक्षित वर्गों के लिए जो छूट प्रदान की जाती है वह देख सकते हैं। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष के लिए और OBC के लिए 3 साल। भूत सैनिक जो जितनी यानी कि वहाँ पे अपनी सेवा दी है उसको मिलाकर 3 वर्ष। और दिव्यांग व्यक्ति 10 वर्ष। दिव्यांग व्यक्ति जो अन्य पिछड़े वर्ग क्रिमिलेयर हैं उनके लिए 13 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति और जात के लिए 15 वर्ष। और कई प्रकार की जो छूट हैं वो इसमें देख सकते हैं आप, बहुत सारी छूटें दी गई हैं। उम्मीदवार जो 10 नंबर है उम्मीदवार जो 25 वर्ष आयु से पहले अप्रेंटिस अधिनियम के तहत एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स पूरा किया है उसमें अलग अलग हैं। आरक्षित के लिए 35 वर्ष की आयु, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यानी कि OBC के लिए 38 वर्ष की आयु, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष की आयु में तक वह फार्म भर सकते हैं। इसमें यह छूट प्रदान की गई है। उम्मीदवार की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के मध्य होनी चाहिए। जो 2018 में थी वो यह थी। अब जो नई वैकेंसी निकलेंगी उसमें नई जो कट ऑफ होगी उसकी जन्म तिथि की वो जारी की जाएगी। और बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की, तो शैक्षिक योग्यता ये जो इस प्रकार है। इसमें शैक्षिक योग्यता में किसी भी विश्वविद्यालय से हाई स्कूल अथवा तकनीकी योग्यता उम्मीदवार ही इसमें आवेदन करने के पात्र होंगे। अगर आपने टेक्नीशियन के लिए जो अप्रेंटिस या ITI होना चाहिए या इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी। इसमें
केवल ITI और अप्रेंटिस ही स्वीकार की जाएगी केवल टेक्नीशियन के लिए। और आप अगर उसमें ALP में फार्म भरना चाहते हैं उसमें डिप्लोमा डिग्री मान्य होगी। ITI वाले सब कहीं मान्य होगी, सही कहीं फार्म डाल सकते हैं। और जो परीक्षा शुल्क रखा जाता है वह इसमें जो शुल्क रखा जाता है वो OBC और जनरल के लिए 500 रुपये रखा जाता है। और अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए 250 रुपये यानी 250 रुपये का रखा जाता है। 250 की राशि शुल्क की धनवापसी पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने पर बैंक प्रभार काट कर की जाएगी। यानी कि जो 250 रुपये फीस होगी उसमें जो बैंक का प्रभार होगा वो काट कर आपको वापस कर दिया। अगर आप पहले जो CBT होता है उसमें बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम होता है 60 मिनट का और क्वेश्चन होते हैं 75। पहले चरण के जो पेपर होता है CBT उसके लिए, सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए तो आरक्षित जो UR होता है उसको 40% लाना अनिवार्य है। OBC को 30%, अनुसूचित जात को 30%, अनुसूचित जनजात को 25% लाना अनिवार्य है। और जो दिव्यांग उम्मीदवार रहते हैं उनको 2% के अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। इसमें 4 जो प्रकार के आते हैं क्वेश्चन, उसमें गणित होती है और जो रीजनिंग और सामान्य बुद्धिमत्ता और सामान्य विज्ञान जो 10वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं वो, और जो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृत और अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और करंट अफेयर का इसमें पेपर जो पूछा जाता है। और CBT 2 की बात करते हैं तो इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें भाग का में 90 मिनट का समय मिलेगा, 100% होंगे। और इसमें भी कैटेगरी जो पासिंग रखी गई वही रखी गई जो CBT 1 में रखी गई थी। और इसमें जो 15 गुने बच्चे जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो अगले चरण के लिए बुलाए जाएंगे 15 गुने। और जो का और खा है इसका जो उसमें 60 मिनट का जो टाइम मिलेगा उसमें 75 क्वेश्चन होंगे। तो आप देख सकते हैं जो अर्हता होती है जो सेकेंड भाग खा की यही मेन होती है। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको फिर क्वालिफाइंग नहीं किया जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क जो 35% होती है यह सभी उम्मीदवार के लागू होती है। इसमें कोई छूट प्रदान नहीं की जाती, किसी भी कास्ट या किसी भी OBC जनरल यानी कोई भी हो, इसमें कोई छूट नहीं प्रदान। इसमें आपको क्वालिफाई 35% मार्क लाना ही होगा। अगर आप इन ट्रेडों से ITI पास हैं या डिप्लोमा पास या अन्य कोई डिग्री रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यह भाग क्वालिफाइंग प्रकार का होगा। इसमें महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षण DGET द्वारा निर्धारित ट्रेड पाठ्यक्रम के प्रश्न होंगे। इसमें ITI ट्रेड अप्रेंटिस योग्यता वाले प्रश्नों को हल करना होगा, यानी ITI जो पास होंगे, अप्रेंटिस पास हो उसमें ITI वाले प्रश्न आएंगे। और जो डिप्लोमा और जो 10+2 यानी कि इंटर व ALP के लिए पात्र होंगे। और जो अपने इंजीनियरिंग विषय SSC के 10+2 के सामने दिए गए ट्रेड की सूची में संबंधित ट्रेड चुनना होगा। और इसमें क्वालिफाइंग परीक्षा में शामिल होने विभिन्न इंजीनियरिंग विषय SSC 10+2 के लिए संबंधित ट्रेड नीचे दिए गए हैं। अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री की है तो विद्युत में, अगर आपने की है तो विद्युत इंजीनियरिंग उसके मूल विषय के रूप में विद्युत के साथ किसी अन्य विषय का संयोजन होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स से की गई तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ किसी अन्य विषय का संयोजन। मैकेनिक इंजीनियरिंग अगर मैकेनिकल में किया है तो मैकेनिकल का क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के साथ अन्य किसी विषय का संयोजन। और अगर आपका 10+2 पास हैं तो इसके लिए अलग से उसका देना पड़ेगा। और भाग खा में जो क्वालिफाइंग परीक्षा के लिए संबंधित ट्रेड है उसमें चुना जाएगा। इसमें इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, वायरमैन, वाइंडर और आर्मेचर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। यानी इलेक्ट्रीशियन में अगर इलेक्ट्रिक से किए हैं तो आपको इतने इसमें ट्रेड होने चाहिए। इसमें आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं और यही पेपर इसी में से पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो TV इसका अलग है। और फिटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग और हीट इंजन, मिलाइट, मेंटेनेंस मैकेनिक। इसका जो मैकेनिकल है उसमें इतने ट्रेड होने चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल और हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर मैकेनिक, यानी इसमें ऑटोमोबाइल में अगर आपने किया है तो ये होना चाहिए। और 10+2 के लिए जो होगा वो इलेक्ट्रीशियन,
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इस वायरमैन, इसके आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर। और कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड परीक्षा में केवल उन उम्मीदवारों के जो एलपी का यानी जो एलपी का विकल्प चुनते हैं उनके लिए एक बैटरी टेस्ट होगा, जिसमें 42 अंक प्राप्त करने होंगे। यह जो सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा। अगर 42 नंबर नहीं लाते हैं बैटरी टेस्ट में तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपने पहले एलपी का दिया है ऑप्शन फॉर्म भरते समय और दूसरा नंबर टेक्नीशियन क्या दिया है, तो आप अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपको टेक्नीशियन की जॉब मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको डीबी के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद मेडिकल के लिए। और मेडिकल और डीबी में जो लगते हैं आप देख सकते हैं, जो अनुसूचित जनजाति और जात के लिए यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जात प्रमाण पत्र है वह बनवा कर देना पड़ता है। अगर आप या अनुसूचित जात और जनजात का जो जात प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से अनुसूचित जात का और ओबीसी का इस प्रकार से आपको बनवा कर देना पड़ेगा। तो और जो घोषणा पत्र अनुसूचित वो उसके ओबीसी के लिए वह इस प्रकार देख सकते हैं आप। और आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो आय प्रमाण पत्र है वह देना पड़ेगा, इसमें बनवा कर आपको इस प्रकार से। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, जो अलग अलग दी गई 84 पोस्ट यानी 84 जो ट्रेड हैं उनके लिए अलग अलग मनता, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए अलग अलग जो ट्रेड हैं वह सब आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर 84 ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं भर्ती के। उसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं सहायक लोको पायलट यानी एएलपी के लिए जो विद्युत विभाग का है, कर्षण में आता है, उसके लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, और या फिर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या अप्रेंटिस पूरी की हुई, या फिर आईटीआई के बदले 3 वर्षीय जो मैकेनिक या इलेक्ट्रिक या कोई डिप्लोमा किया है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के बदले अगर ऊपर दिए गए इंजीनियरिंग विषयों में इंजीनियरिंग डिग्री भी स्वीकार होगी। यह केवल लोको पायलट के लिए स्वीकार की जाती है। अगर टेक्नीशियन में आप बनना चाहते हैं तो टेक्नीशियन में केवल आईटीआई ही मान्य होगी। अगर आपने किसी भी एनसीबीटी या एससीबीटी से की है तो उसमें या तो फिर आपने अप्रेंटिस की होगी वही मान्य होगी। तो आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड जो 3rd का है आप देख सकते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 84 जो ट्रेड हैं वह इसमें दी गई हैं। अगर आप भी एएलपी और टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपके पास अगर आईटीआई या डिप्लोमा है तो आप उसमें फार्म जो आने वाली वैकेंसी हैं उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब बताते हैं कि अगली वैकेंसी कब तक आएंगी। तो अगली वैकेंसी की अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है और कुल मिलाकर 2023 में इसकी जो अगली वैकेंसी वो आने की संभावना लग रही है, क्योंकि 2018 में आई थी। उसके बाद अभी तक जो उसका ट्रेनिंग जो लड़कों की है वो हो रही है। तो जहाँ तक बात करते हैं वहाँ तक 2023 में जो वैकेंसी इसकी आने की संभावना है। अगर आपने आईटीआई नहीं किया तब तक आईटीआई आप